हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एसबी सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि किस प्रकार बाजार मांग और बाजार पूर्ति शक्तियों के द्वारा बाजार संतुलन स्थापित होता है। वहां पर आपने देखा कि वस्तु की स्वयं की कीमतों में परिवर्तन के कारण किस प्रकार अधिमांग और अधिपूर्ति होती है, जिससे बाजार संतुलन प्रभावित होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप उस वीडियो को देख सकें। और इस वीडियो के आधार पे आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि मांग में वृद्धि या मांग में कमी अथवा पूर्ति में वृद्धि अथवा पूर्ति में कमी का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मांग तथा पूर्ति में शिफ्ट का संतुलन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, मांग में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। पूर्ति को अलग से देखेंगे, मांग को अलग से देखेंगे। इसमें भी हम दो पार्ट में देखेंगे, मांग में वृद्धि का और सेकेंड मांग में कमी का। तो पिछले जो बाजार संतुलन देखा पिछले वीडियो में हमने, उसमें ये देखा कि उस वस्तु की स्वयं की कीमतों में परिवर्तन के कारण बाजार संतुलन किस प्रकार प्रभावित होती है। परंतु आप जानते हैं कि उस वस्तु की स्वयं की कीमतों के अतिरिक्त अन्य निर्धारक भी हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आदि के कारण हो सकता है। अर्थात कीमत के अतिरिक्त उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण भी मांग में परिवर्तन होगा। लेकिन वह मांग में परिवर्तन उसी मांग वक्र पर न होकर के, अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और मांग में कमी हो रही है तो मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको चित्र द्वारा समझ लेते हैं। इसमें DD0 जो है आपका ये प्रारंभिक मांग वक्र है, और SS0 जो है ये आपका पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जिसके अनुरूप आपको Q0 संतुलन मात्रा प्राप्त होती है और P0 संतुलन कीमत प्राप्त होती है। अब अगर मांग में परिवर्तन हो जाए, मांग में वृद्धि हो जाए, तो मांग वक्र दाईं तरफ अर्थात ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो इसको हम DD2 नाम दे रहे हैं। ये नई स्थिति जो बनेगी, इसमें आप देखेंगे कि संतुलन कीमत पर मांग पहले से अधिक है, Q0 डैश। तो यहां पर आपका ये Q0 Q डैश क्या हो जाएगा, अधिमांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिमांग हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति आपकी केवल Q0 है और डिमांड कितनी हो गई है, डिमांड जो है Q0 हो गई, यहाँ OQ डैश 0 हो गई है। अर्थात इतनी मात्रा में आपका अधिमांग, अभी आपका अधिमांग हो गया। तो जब अधिमांग होगा तो क्या होगा, अर्थात पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो गई है, तो कुछ ऐसे भी खरीदार या ग्राहक होंगे जो ऊंची कीमतें दे करके वस्तु को क्रय करेंगे। तो ऊंची कीमतें अर्थात अब कीमतें जो है बढ़नी शुरू होंगी। जब कीमतें बढ़नी शुरू होंगी अर्थात हम मांग वक्र पे बाईं तरफ बढ़ेंगे, और सप्लाई भी जब कीमतें बढ़ेंगी तो सप्लाई भी पहले से अधिक होगी। आप जानते हैं कि सप्लाई और कीमत में क्या होता है, कीमत और सप्लाई में धनात्मक संबंध होता है। तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड घटेगी। इस तरह एक नया संतुलन बिंदु G प्राप्त होता है।
और इस संतुलन बिंदु पर कीमत P2 हो गई और संतुलन मात्रा Q2 हो गया। तो इस तरह आप ये देख रहे हैं कि जब कीमतों के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र ऊपर की तरफ दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे जी बिंदु पर संतुलन स्थापित होता है और उसके अनुरूप पहले के संतुलन की तुलना में ऊंची कीमत तथा ऊंची संतुलन मात्रा पर संतुलन स्थापित होता है। अब दूसरा हम मांग में कमी का प्रभाव देख लेते हैं। यहां पर भी हम ध्यान देंगे, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे किन चरों को लिया है उनको दर्शाते नहीं है, ये दर्शाना जरूरी है, अन्यथा आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो एक्स अक्ष पे क्वांटिटी यानी मात्रा को लेंगे और वाई अक्ष पे कीमत को लेंगे। यहां पर भी एक्स अक्ष पे मात्रा और कीमत को लिया गया है। अब सप्लाई कर्व ड्रा करेंगे, ये एस 0 हो गया और ये डी 0। अब जब मांग में कमी होगी तो मांग वक्र, पहले हम प्रारंभिक संतुलन को देख लेते हैं। ये Q0 पर आपका प्रारंभिक संतुलन हो गया, ई बिंदु संतुलन का हो गया और P0 जो है आपकी ये संतुलन कीमत हो गई। P0 संतुलन मात्रा, P0 संतुलन कीमत और Q0 संतुलन मात्रा। अब मांग में कमी होगी तो मांग वक्र किस तरफ शिफ्ट होगा? मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम समानांतर करेंगे क्योंकि हम मान रहे हैं कि प्राइस जो है वही स्थिर है। प्राइस के स्थिर रहते हुए कीमतों में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको हम समानांतर इसके खींचेंगे जिससे ये समझ में आ सके कि नहीं हमने इस वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो पहले की प्राइस थी उसी प्राइस पे, P0 प्राइस पे अब पहले से मांग कम हो गई है। इसको Q0 डैश कर दे रहे हैं। पहले मांग कितनी थी? संतुलन मात्रा OQ0, अब कितनी है मांग? केवल OQ0 डैश है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति आप देख रहे हैं पूर्ति आपकी अधिक है, मांग से पूर्ति अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? अधिपूर्ति की स्थिति होगी। क्या होगी? अधिपूर्ति की स्थिति, क्योंकि पूर्ति आपकी OQ0 के बराबर है उसी कीमत पर और मांग केवल OQ0 डैश है। तो ये आपका जो हो गया ये अधिपूर्ति हो गया। अब अधिपूर्ति होगी अर्थात विक्रेता जितना विक्रय करना चाहता है वह उसको नहीं बेच पा रहा है, तो परिणाम होगा कुछ फर्में जो होंगी वो अपनी कीमतों को कम करके अपनी उस वस्तु को बेचने का प्रयास करेंगी। तो जब कीमतें कम होंगी तो परिणाम इसका यह होगा कि डिमांड पहले से कुछ अधिक हो। डिमांड पहले से क्या होगी? कीमत में जब परिवर्तन हो रहा है तो हम उसी मांग वक्र पे क्या आएंगे? अब नीचे कमी आई है तो अब नीचे आएंगे। तो ये नया संतुलन बिंदु F स्थापित होगा और संतुलन मात्रा यहां पर Q2 होगी और संतुलन कीमत P2 हो। तो मांग में कमी का असर आप ये देख रहे हैं कि जो नया संतुलन स्थापित होगा वह पहले की तुलना में कम कीमत और कम मात्रा पे संतुलन स्थापित होगा। अब हम इसी प्रकार देखेंगे कि पूर्ति में वृद्धि या कमी का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
आइए देखते हैं। अब हम बाजार संतुलन पर पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे। पूर्ति शिफ्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वस्तु की अपनी कीमतों के अतिरिक्त अन्य कौन से निर्धारक हैं जिनके कारण वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है। तो वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन के निम्न कारण हैं, इनको हम देख लेते हैं। उत्पादन लागत में परिवर्तन। यदि उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो पूर्ति कम हो जाएगी, अगर उत्पादन लागत घट जाती है तो पूर्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह सेकेंड है उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। आप जानते हैं कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पिछली वाली से बेहतर होती है, तो जब भी उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होगी तो हमारी पूर्ति भी परिवर्तित होगी। थर्ड है कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज। कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज हो जाने से भी उनकी आपूर्ति बढ़ जाएगी, जिससे कारण जो फर्म की लागत है वो कम होगी। लागत कम होने से आप जानते हैं कि पूर्ति भी क्या होगी, प्रभावित होगी। अगला हम देखते हैं सरकारी नीतियों में परिवर्तन आदि। सरकार भी विभिन्न प्रकार से उद्योगों पर नियंत्रण रखती है। अगर सरकारों में फर्मों में या उद्योग में मंदी चल रही होती है तो सरकार उस समय प्रयास करती है उनको अनुदान दे करके या करों में कटौती करके या अन्य आर्थिक पैकेज दे करके वो प्रयास करती है उनको जो है बूस्टअप करने की। और अगर ग्रोथ अच्छी चल रही है उद्योग की तो सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए टैक्स लगाती है, अन्य प्रकार के टैक्सों में परिवर्तन करती है। इस तरह से भी क्या होगी, ये जो पूर्ति होगी उस वस्तु की वह प्रभावित होगी। अब हम देख लेते हैं कि पूर्ति में परिवर्तन अर्थात पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ति में वृद्धि का परिवर्तन बाजार संतुलन पर प्रभाव। यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि अगर पूर्ति में वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र जो होगा दाईं ओर नीचे की तरफ खिसक जाएगा। ये हम चित्र द्वारा आपको दिखाएंगे कि कैसे पूर्ति वक्र अगर इस तरह है तो अगर पूर्ति में वृद्धि होगी तो नीचे की तरफ आएगी, दाईं तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा, इससे जो संतुलन कीमत में क्या आएगी, कमी आएगी। पहले से जो संतुलन कीमत थी उससे अब कम स्तर पे संतुलन स्थापित होगा, परंतु संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। आइए इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं, डायग्राम बना करके। पूर्ति में वृद्धि को हम सबसे पहले देख रहे थे, तो यहां पर भी आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे। एक्स अक्ष पे आप मात्रा लेंगे, क्वांटिटी, और वाई अक्ष पे आप कीमत। ये हमने यस जीरो जो है वो सप्लाई कर्व बनाए और ये आपका हो गया डी जीरो डिमांड कर्व। तो सप्लाई और डिमांड कर्व सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रारंभिक संतुलन ज्ञात करेंगे। तो प्रारंभिक संतुलन दोनों डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। तो ये आपका हो गया ई संतुलन बिंदु, जिसके अनुकूल आपकी संतुलन मात्रा हो गई Q0 और संतुलन कीमत हो गई P0। अब अगर हम ये कहते हैं कि पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, कीमत स्थिर रह रही है, परंतु अन्य कारणों के कारण
जो पूर्ति के अन्य निर्धारक हैं उनमें परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में पूर्ति वक्र दाएं तरफ शिफ्ट हो जाए। इसको भी हम पहले वाले पूर्ति वक्र के समानांतर ही खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कीमत स्थिर रहते हुए भी उस वस्तु की पूर्ति पहले से बढ़ गई। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि अब पूर्ति पहले सेम कीमत P0 कीमत पर ही, कीमत हमारी P0 है, तो वहां पर पूर्ति जो थी P0E यानी OQ0 के बराबर थी, परंतु अब पूर्ति बढ़ करके क्या हो जाएगी, पहले से अधिक हो जाएगी। तो पहले से अधिक हो जाएगी, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति है। ये नया बाजार में किसकी स्थिति है? अधिपूर्ति की स्थिति है। जब अधिपूर्ति होगी तो कुछ फर्में जो हैं अपनी वस्तु की कीमत को घटा करके बेचने का प्रयास करेंगे, जिससे कीमतों में कमी होना शुरू होगा और परिणाम होगा कि एक नया संतुलन बिंदु G प्राप्त होगा। कीमतों में कमी आएगी तो परिणाम होगा कि एक नया संतुलन बिंदु क्या प्राप्त होगा, G, और नया संतुलन कीमत P2 हो जाएगा जो कि पहले से कम है, और नया संतुलन मात्रा Q2 हो जाएगा जो कि पहले से अधिक है। तो अगर पूर्ति में वृद्धि होती है तो परिणाम ये होगा कि पहले से कम कीमत पर संतुलन स्थापित होगा, परंतु पहले से अधिक मात्रा बेची जाएगी बाजार में। अब हम इसके विपरीत देखते हैं कि पूर्ति में कमी का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूर्ति में कमी का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भी हम x अक्ष y अक्ष लेते हैं, x अक्ष पे मात्रा और y अक्ष पे कीमत। फिर से हम एक डिमांड कर्व लेते हैं DD0 और सप्लाई कर्व लेते हैं SS0। शुरू में हम क्या करेंगे, प्रारंभिक संतुलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो संतुलन मात्रा हो जाएगी वह Q0 हो जाएगी और संतुलन कीमत जो होगी वह P0 होगी। अब आप देखिए कि जब की पूर्ति जो होती है पहले से कम जब होगी तो पूर्ति वक्र बाईं तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम पूर्ति में कमी करके देखते हैं तो नया सप्लाई कर्व हमको SS2 प्राप्त हो गया। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अगर कीमत पहले वाली जो कीमत हमारी P0 है उस पर पहले की तुलना में कम सप्लाई है। अगर कीमत उसी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही कीमत रहती है, तो सप्लाई पहले से क्या होगी, कम होगी। सप्लाई कम है, डिमांड अधिक है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, Q0 डैश और Q0 के बराबर क्या हो गई, अधिमांग हो गई। ये आपकी क्या हो गई, अधिमांग हो गई। जब अधिमांग की स्थिति होगी अर्थात मांग अधिक है, सप्लाई कम है, तो परिणाम क्या होगा कि जो अतिरिक्त व्यक्ति हैं जो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उस कीमत पर, तो वो अधिक कीमत पर क्रय करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो परिणाम होगा कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो कीमतों में जब वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी तो कीमतें पहले से बढ़नी शुरू होंगी,
बढ़नी शुरू होगी तो हम डिमांड कर्व पे बाईं तरफ शिफ्ट होंगे और एक नया संतुलन आपका F बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। परिणाम होगा कि संतुलन कीमत पहले से अधिक होगी और संतुलन मात्रा पहले से कम होगा। दोनों में वृद्धि में आपने देखा था कि संतुलन कीमत कम थी, संतुलन मात्रा अधिक थी, और अगर संतुलन पूर्ति में कमी आ रही है तो परिणाम होगा कि संतुलन कीमत पहले से अधिक होगी और संतुलन मात्रा पहले से कम होगी। तो इस तरह हमने जाना कि विभिन्न कीमत के अतिरिक्त विभिन्न अन्य कारकों में परिवर्तन का मांग और पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है और यह बाजार संतुलन को कैसे प्रभावित करते हैं। अब एक दो उदाहरण जो अलग से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो हमने यहाँ पे एक साथ सबका अध्ययन किया। ये हो सकता है कि आपसे पूछे कि अन्य वस्तुओं की जैसे चाय और कॉफी का उदाहरण ले ले और कहे कि कॉफी में परिवर्तन का चाय उद्योग के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेंगे और अध्याय वहां पर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा हो जाएगा क्लास 12 की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ही पूरा होगी, हम 2 हफ्ते जो है एमसीक्यू देखेंगे इसके, कि जो क्वेश्चन है कई न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे मांग और डिमांड में सप्लाई आपको दिखाना है, तो वहां पे आपको दोनों को इक्विलिब्रियम, मांग का डिमांड इक्वेशन होती है और सप्लाई इक्वेशन होता है, और दोनों में संतुलन स्थापित करके डिमांड और सप्लाई या प्राइस जो है वो ज्ञात करनी होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।